कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बात करेंगे श्लोक 2 के बारे में, यानी चैप्टर 1 और श्लोक 2, चैप्टर 1 एंड वर्ड्स 1.2। तो कल हमने देखा था कि धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से कि युद्ध भूमि पे चल क्या रहा है उनके और पांडवों के पुत्रों के बीच में। तो वर्ड्स 2 में संजय का डायलॉग है, क्योंकि वो अब आंसर कर रहे हैं धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का। तो संजय कहते हैं, संजय उच्चा कि दृष्टवा तु पांडवा निकम। दृष्टवा का मतलब है कि देख कर, तो मतलब लेकिन, एंड पांडवा निकम मतलब पांडवों के सेना का, राइट। पांडवा मीन्स पांडवों के, निकम मीन्स उनकी सेना का। देन व्युंढम मतलब उनकी जो व्यू रचना है, जो उनकी सेना जिस व्यू रचना में खड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि दृष्टवा तु पांडवा निकम व्युंढम दुर्योधनस्तदा, मतलब कि देखकर पांडवों की सेना की व्यू रचना को दुर्योधन का नाम आता है यहाँ पे, कि दुर्योधन सदा मीन्स उस समय दुर्योधन। तो इस एक लाइन का अपने आप में कुछ मतलब नहीं है जब तक कि सेकंड लाइन नहीं आती। तो सेकंड लाइन में आता है कि आचार्यमुप संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। एक एक करके चलते हैं आप, एक एक शब्द पे। तो हमने देखा कि दृष्टवा का मतलब टू, एंड देन पांडवानिकम व्युंढम दुर्योधनस्तदा, कि मतलब दुर्योधन ने उस समय आचार्यमुप संगम, कि दुर्योधन उस समय अपने आचार्य जनों के पास गए, और राजा का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है दुर्योधन को, उन्होंने इन शब्दों को कहा, यानी कि वचनम ब्रवीत, यानी कि देखकर पांडवों की सेना की व्यू रचना को दुर्योधन अपने गुरुजनों के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। तो बेसिकली ये मतलब है, राइट। लेकिन जब इस वर्ड्स को मैंने अलग अलग शब्दों में तोड़ के समझने की कोशिश करी, और तो कुछ नोट्स बनाए मैंने अपने लिए, तो वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हर वर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है, और इस वर्ड्स से हमें लर्निंग क्या मिलती है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो बोलते हैं कि देख कर पांडवों की व्यू रचना को। इससे क्या मतलब पता लगता है? इससे पता लगता है कि पांडव जब आए थे युद्ध में, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, राइट। जैसे हम जानते हैं कि भगवद गीता में आगे जाके अर्जुन कहेंगे कि अब उनको युद्ध करने का मन नहीं कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं आए थे। जब वो आए थे तो पूरी की पूरी जो सेना थी वो पूरी काफ़ी प्रिपेयर्ड होके आई थी, कि व्यू रचना बना के आई थी, और काफ़ी सॉलिड लग रही थी जब वो वहाँ पे बैटल फील्ड में खड़े थे। तो उसको देख कर, जब वो देख लिया दुर्योधन ने उस समय, तो अच्छा, दुर्योधन की बात ही क्यों की गई अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो, कि संजय ने ऐसा क्यों नहीं शुरू किया कि अर्जुन की स्थिति से शुरू करते, राइट, या फिर श्री कृष्ण के बारे में शुरू करते, या फिर पांडवों की स्थिति के बारे में शुरू करते। ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों किया कि दुर्योधन की स्थिति को पहले बता रहे हैं संजय? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि वर्स 1 में हमने कल देखा था कि धृतराष्ट्र ये पूछते हैं कि मामका और पांडव यानी कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो इसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के बारे में ज़्यादा कंसर्न है बजाय कि पांडवों के पुत्रों के बारे में, और ये बात संजय ने शायद पकड़ ली, एंड देयरफॉर संजय ने सोचा कि पांडवों के बारे में बताने से बेहतर होगा कि वो दुर्योधन के ही बारे में स्टार्ट करें बताना, क्योंकि धृतराष्ट्र को वही जानना था बेसिकली, राइट। तो इसलिए उन्होंने दुर्योधन की स्थिति को डिस्क्राइब करना पहले चूज़ किया बजाय कि पांडवों की स्थिति के, राइट। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देख लिया कि पांडव की जो व्यू रचना है, उसको देखने के बाद दुर्योधन गए अपने आचार्यों के पास। आचार्य मतलब जो भी उनके गुरुजन थे, जैसे हम जानते हैं कृपाचार्य वहाँ पे थे, और भी गुरुजन थे, तो उनके पास वो गए। बट अब इसको देख के ऐसा लगता है कि जब उन्होंने उनकी व्यू रचना को देखा, पांडवों की व्यू रचना को देखा, तो हो सकता है दुर्योधन कुछ भयभीत हो गया हो, थोड़ा वरी आ गए उनके दिमाग में, राइट। तो ये भी मैंने नोट किया है कि दुर्योधन, ऐसा लगता है कि दुर्योधन थोड़ा बहुत डर गए, या फिर उनके दिमाग में कुछ आई होगी, और उस
बातचीत को करने के लिए वो अपने आचार्यों के पास गए, राइट। तो वो डर गए, यानी कि हम जानते हैं कि पांडव प्रिपेयर्ड आए थे, और सिर्फ ऐसे ही फालतू में प्रिपेयर्ड नहीं आए थे, वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होकर आए थे कि दुर्योधन थोड़े से वरी हो गए। और यहाँ पे आपको पता होगा कि दुर्योधन की जो आर्मी थी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था कंपैरेटिवली टू पांडवों के पास जो आर्मी थी, राइट। उनके पास कम सेना थी, फिर भी दुर्योधन को थोड़ा डर हो गया, थोड़ा वरी हो गए वो। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है। तीसरा पॉइंट है कि वो अपने गुरुजनों के पास गए, यानी कि हम जानते हैं कि दुर्योधन का नेचर कैसा है, राइट। इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट उस नेगेटिव कैरेक्टर के बाद, उस ईगो के बाद भी दुर्योधन ने सोचा कि नहीं चलो यार चलते हैं, गुरुजनों के पास चला जा सकता है, राइट। ऐसा उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे उनकी कुछ अपनी माइंडसेट हो सकता है, बट दैट इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस। कहने का मतलब है कि इवन अ नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पे अपने गुरुजनों के पास जाके कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो यही पता लगता है जब हम यहाँ तक इस वर्ड्स को पढ़ते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं, राइट। लेकिन आप इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ अलग ही कमाल हो जाता है। जैसे देखो, आप वो बोलते हैं कि दृष्टवा टू पांडवानिकम व्युंधम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमा राजा वचनम ब्रवीत। राजा बोल दिया, क्या बोला कि दुर्योधन अपने गुरुजनों के पास गए, और इसको सुन के लगता है कि शायद दुर्योधन अब ठीक हो चुके हैं थोड़े बहुत, कि वो अपने गुरुजनों के पास जाके कुछ शायद आशीर्वाद लेने जा रहे होंगे या बातचीत करने जा रहे होंगे। पर क्या बोल दिया कि दुर्योधन अपने आचार्य जनों के पास गए और राजा ने वचनम प्रवीत किया, यानी कि दुर्योधन अपने आचार्यों के पास तो गए, बट एक विद्यार्थी बन के नहीं गए, एक स्टूडेंट बन के नहीं गए। कैसे गए? एक राजा की तरह गए, राइट। यानी कि वो उनको गुरुजन मान के नहीं गए, वो अपने आप को राजा मान के गए। अच्छा देखो, अगर राजा ही बोलना होता दुर्योधन को, तो यहाँ पे भी तो बोल सकते थे दुर्योधन, ऐसे बोल सकते थे कि दृष्टवा तु पांडवानिकम व्युंढम राजा दुर्योधनस्तदा, ऐसा भी तो बोल सकते थे अगर दुर्योधन को राजा ही बोलना था तो। बट यहाँ पे दुर्योधन को राजा बोलना नहीं चाह रहे हैं कि दुर्योधन जिस भाव से अपने आचार्यों के पास गए, उस भाव को यहाँ पे प्रकट करना। तो दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनम, कि राजा ने वो शब्द कहे, समझिए यहाँ पे, है ना। तो राजा आया, ये भी बहुत नोट करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से पता लगता है कि दुर्योधन की पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर है, बट कितना नेगेटिव हो सकता है वो यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि वचनम ब्रवीत मीन्स उन्होंने कुछ शब्द कहे, और राजा के बाद हम देखते हैं कि बोलते हैं वचनम ब्रवीत। वचनम मीन्स कुछ शब्द, ब्रवीत मतलब कहे, तो कुछ शब्द कहे। ऐसा भी लिखा जा सकता था कि राजा ने कुछ कहा, और यहाँ पे क्या लिखा गया कि कुछ शब्द कहे। शब्द वर्ड की मतलब इस शब्द को लाने की ज़रूरत क्या थी? तो अभी हम जब थर्ड वर्ड्स पे चलेंगे तब शायद ये ज़्यादा क्लियर होगा, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे वचनम इसलिए बोला गया क्योंकि जो बोला गया उसकी अपनी एक कुछ इम्पोर्टेंस रही होगी। यानी कि दुर्योधन अब जो जाके अपने आचार्यों से बोलेंगे, जो शब्द वो बोलेंगे, उन शब्द की इम्पोर्टेंस होगी। तो तीसरे श्लोक पे बढ़ने से पहले ही दूसरे श्लोक में ये बता दिया गया कि जो तीसरे श्लोक में बोला जाएगा, जो शब्द बोले जाएंगे, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होगी। यानी कि दुर्योधन के जो भी डायलॉग्स आएंगे आगे, उनकी अपनी कुछ इम्पोर्टेंस रही होगी। तो वचनम ब्रवीत, सिर्फ ब्रवीत भी हो सकता था कि राजा ने कहा, नहीं, लेकिन राजा ने ये शब्द कहे। वो कौन से शब्द कहे वो हम थर्ड वर्ड्स में देखेंगे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि एक तो वो अपने गुरुजनों के पास गए एज अ किंग बन के, स्टूडेंट बन के नहीं गए, और दुर्योधन की यहाँ पे एक ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी इसी शब्द से हमें पता लगती है कि राजा ने वो शब्द कहे। क्या कहे, किस लहजे में कहे, वो हम वर्ड्स थर्ड में देखेंगे। सेकंड, हमने ये बात कर ली कि संजय ने धृतराष्ट्र को समझ लिया होगा कि वो अपने पुत्र के बारे में पहले जानना चाह रहे हैं, इसलिए दुर्योधन से स्टार्ट किया और पांडवों से स्टार्ट नहीं किया। तो इस वर्ड्स के अंदर यही मुझे कमाल की बात लगी कि एक तो संजय ने धृतराष्ट्र का मोटिव समझा, एक्सप्लेन किया, और ना ही सिर्फ दुर्योधन की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया, इंस्टेड ये भी एक्सप्लेन किया कि जो पांडव हैं वो ऑलरेडी सॉलिड हैं। तो कहीं ना कहीं पांडवों की सेना के बारे में एक गुड कमेंट करते हुए दुर्योधन की चिंता को व्यतीत कर दिया संजय ने यहाँ पे। तो इसको पढ़ने के बाद मेरे दो क्वेश्चंस दिमाग में उठते हैं। पहला कि ऐसा क्यों बोला गया कि शब्द, यानी कि थर्ड जो कि राजा ने ये शब्द कहे। अब वो शब्द क्या है
ये नहीं पता अभी। लाइक तो ये क्वेश्चन है कि उन्होंने दुर्योधन ने वहाँ पे जाके क्या कहा। तो ये पहला सवाल है जो कि काफ़ी ऑब्वियस सवाल है, जो कि थर्ड वर्ड्स में हमें मिल ही जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे कि हम जानते हैं कि दुर्योधन की जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी, पांडवों की सेना काफ़ी कम थी, राइट। साइज़ में कंपैरेटिवली साइज़ में कम थी। साइज़ में कम होने के बाद भी क्वेश्चन है कि इस तरह कौन सा ऐसा व्यूंढम व्यूंढम में उनकी व्यू रचना, कौन सी ऐसी व्यू रचना थी जिसको देख के दुर्योधन को वरी यानी कि चिंता होने लगी। लाइक ऐसा भी कौन सी व्यू रचना उन्होंने करके लाए होंगे कि दुर्योधन को थोड़ा चिंता होने लगी, राइट, इवन इफ पांडवों के पास कम सेना है। तो ये दो क्वेश्चंस मेरे ऑब्वियस हैं, अभी इनका आंसर मुझे नहीं पता। लाइक इसका आंसर जो है कि दुर्योधन ने क्या पूछा अपने गुरुजनों से वो हमें थर्ड वर्स में मिल जाएगा, बट ऊपर वाले का आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा कि इस तरीके क्या क्या व्यू रचना थी पांडवों की। बट दैट इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कोई भी व्यू रचना रही हो, हमें सीखने वाली बात यह है कि जो पांडव आए थे वो प्रिपेयर्ड आए थे और दुर्योधन कहीं ना कहीं अभी चिंता में है, राइट। तो इस वर्ड्स को पढ़ने से पता लगता है, ऐसा लगता है कि बस ये दुर्योधन की एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है, पर हमें सीखने के लिए क्या मिलता है इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी वर्ड्स विदाउट लर्निंग नहीं हो सकता। लाइक हर श्लोक की अपनी कुछ लर्निंग रहती होगी कि आप सीख सकते हैं उससे। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, जो मुझे सीखने को मिला वो मैं बताता हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी आप अपने गुरुओं के पास जाओ, द व्हेनेवर यू गो टू योर मेंटर्स, आपको ऐसे राजा की तरह नहीं जाना है। लाइक ऐसा नहीं जाना है कि आपको सब आता है, आप ऑल पावरफुल हो, लाइक यू नो एक ईगो के साथ नहीं जाना है। कैसे जाना है, एक स्टूडेंट की तरह जाना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, आपके अंदर सीखने की इच्छा होना चाहिए। तो ये सेकंड लाइन से हमें पता लग जाता है कि क्योंकि अगर आप राजा की तरह जाने की कोशिश करोगे या फिर ऐसे जाने की कोशिश करोगे आपको सब आता है, सो यू वोंट बी एबल टू गेट इट, लाइक आपको वो उतना सीखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये एक लर्निंग है कि आप जब भी अपने गुरुजनों के पास जाते हैं देन मेक श्योर कि आप हम्बल, पोलाइट और सीखने की इच्छा से जा रहे हैं, ना कि उनको आदेश देने की इच्छा से जा रहे हैं, राइट। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, हो सकता है कि दुर्योधन ने पिछली रात तक ये सोचा हो कि पांडवों के पास आर्मी कम है, तो वो तो ऐसे ही बिना प्रिपेयर्ड होके आएंगे। लाइक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुर्योधन ने उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया पांडव को। लेकिन जब सुबह आके उन्होंने देखा कि नहीं इनकी व्यू रचना तो काफ़ी सॉलिड है, तो वो थोड़े चिंता में आ गए। तो ये लर्निंग यहाँ पे क्या मिलती है कि अपने एनिमीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, राइट। आप बिना प्रिपेयर होकर नहीं जा सकते। लाइक कंपटीशन में अगर आप जा रहे हो तो ऐसे नहीं जाना कि आपको सब कुछ आता है और आप ही सबसे बेस्ट हो, राइट। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए दूसरों की पावर्स को, और ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपनी खुद की पावर्स को कि हम ही सब हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सेकंड चीज़ है कि डोंट बी अफ्रेड कि अगर मानो कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाती है कि आपने कुछ गलत कर दिया और अब आप एक नेगेटिव सिचुएशन में खड़े हैं और अब आप हेल्पलेस खड़े हैं, थोड़ी चिंता हो रही है, तो उस समय कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए टू गो टू योर मेंटर्स, कि अपने गुरुजन के पास जाके उस चीज़ को बातचीत करके उसकी सिचुएशन की सॉल्यूशन निकालने के लिए, राइट। कि अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मेक श्योर कि आप अपने गुरुओं के पास जाके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल पा रहे हैं। अब गुरु का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आचार्य गुरु नहीं है। लाइक आप अपने माता पिता के पास जा सकते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु समझते हैं, या फिर जो आपका रियल वेल विशर है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप उसके पास जा सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर सकते हैं, राइट। सो ये तीन लर्निंग्स हैं। पहला कि जब भी आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं तो आप हम्बल पोलाइट होकर जाएंगे। सेकंड, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो कभी भी डरेंगे नहीं, अपने वेल विशर्स के पास जाके, मेंटर्स के पास जाके उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। और थर्ड, कि कभी भी दूसरों की पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपनी पावर को उस ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो लाइक दिस सेकेंड वर्ड्स इज़ क्वाइट सॉलिड। और धृतराष्ट्र के डायलॉग से हम मूव कर चुके हैं ये संजय के डायलॉग पे, और जिस तरीके से संजय ने इस श्लोक को एंड किया है, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो वर्ड्स होगा वो दुर्योधन के ही वचन होंगे, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस ना, वो बोल रहे हैं कि दुर्योधन ने ये कहा। अब क्या कहा वो तो हमें थर्ड वर्ड्स में मिलेगा। तो क्वालिटी मिलती है आपको जब भी कोई भी स्पीकर बोल रहा है। लाइक हमने फर्स्ट वर्ड्स में देखा था कि धृतराष्ट्र ने ये बोला, तो वहाँ पे हमें धृतराष्ट्र की हल्की सी कंसर्न और ईगो दिखाई दी थी, राइट। ऐसे यहाँ पे जब संजय ने बोला और दुर्योधन के बारे में बोला, तो हमें समझ में आया कि संजय इज़ क्वाइट एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, लाइक उसको समझ में आ गया, तो वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ से हमें पांडवों की
सेना के बारे में समझ में आता है कि वो काफ़ी सॉलिड हैं, और दुर्योधन की चिंता दिखती है यहाँ पे, राइट। अब जब नेक्स्ट वर्ड्स में दुर्योधन बोलेंगे तब भी हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता लगेगा, राइट, और उसमें कुछ और लर्निंग मिलेगी, राइट। सो दीज वर माई नोट्स, मेरे नोट्स से मेरे क्वेश्चंस एंड लर्निंग्स थी। सो दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, सच इन अ होप दैट इट विल हेल्प यू समवेयर। तो या श्लोक 2 के बारे में अभी इतना ही, और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में रिगार्डिंग वर्स 3 यानी श्लोक 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।